वेलकम बैक नाज़रीन। हम रिकोडेक के ऊपर बात कर रहे थे कि एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसको सॉलमनली साइन किया गया, डिफरेंट हुकूमतों ने किया। अब वो बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है, आर्बिट्रेशन में है कि पाकिस्तान ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको पूरा नहीं किया। तो उसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। तो काजी साहब ये कह रहे थे कि आप एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करा सकते हैं। इज़ दैट नॉर्मल वे ऑफ हैंडलिंग दिस? जी हाँ, बिल्कुल। सांतिक में भी एक इंग्लैंड की एक कंपनी थी, उन्होंने बाकायदा कितना पैसा लगेगा इस पे? उस पर ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल में कोई $1-1.5 मिलियन। अच्छा, थर्ड पार्टी। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि जी हाँ, कि वेदर इज वायबल एक्सरसाइज और नॉट। हाँ, कि मतलब इसमें कोई गलत चीज़ जी, वो गलत चीज़ तो नहीं है जी। सो आउटपुट वगैरह आपको पता लग जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये बताइए कि ये जो बात है कि कहते हैं कि भी यहाँ पे स्मेल्टर पाकिस्तान में होना चाहिए, ये कॉन्सेंट्रेट को हमें शिप नहीं करना चाहिए, तो स्मेल्टर के लिए तो हमें बहुत एनर्जी चाहिए होगी नहीं, जो इसको हम अगर लगाएंगे और फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे या कंज्यूम करेंगे। स्मेल्टर तो साइट पे ही लगना चाहिए। अच्छा, इसलिए कि जो कंसंट्रेट बनेगा दैट कंटेन्स ओनली 24 to 25% कापर। अच्छा, तो बाकी 75% गैंग को कराची तक शिप करने का खर्चा भी तो बहुत होगा ना। इसलिए वो तो कंपनी करेगी ना। नहीं, वो बहुत महंगा है, लॉजिस्टिक बहुत महंगी है। इसलिए इट्स बेटर कि बजाय उसके ब्लिस्टर कापर बना के उसको शिप करें कराची में, तो वहाँ कौन करेगा? जी, वो कंपनी करेगी। यही कंपनी की शिप करेगी। करना चाहते नहीं, वो नहीं करना चाहते। नहीं, वो नहीं करना चाहते। वो क्योंकि जो वैल्यू एडिशन है मैक्सिमम, वो उनको यहाँ मिल रही है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, क्योंकि हमारी अपनी कॉपर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, वो जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है उसके लिए हम एक प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं। वुड दैट बी वायबल? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हाउ कैन यू से दैट विदाउट अ स्टडी? आपने कोई कराई है किसी से स्टडी? जब एक मार्केट है, एक 20,000 टन आपके पास आपकी कॉपर की रिक्वायरमेंट है, ठीक, ये तो 2 लाख टन निकालेगी। नहीं, तो वो तो बाकी तो वो ले जाएंगे ना। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप वो पोर्शन उनसे जो कॉन्सेंट्रेट आप लें, उसको स्मेल्ट करें, फिर उसके बाद उसको इलेक्ट्रोलाइट। मतलब आपका ख्याल है कि आधा कॉन्सेंट्रेट जो है वो जाए, जिस तरह हमें अपनी जरूरत हम अपने पूरा। व्हाई कांट वी डू अ टोटल फॉर इट एंड देन एक्सपोर्ट द कॉपर? टोटल भी कर सकते हैं, बट क्या उसके लिए किसी इंटरनेशनल लेवल की बैंकबल स्टडी है या नहीं? वो करनी पड़ेगी। अभी तो स्लरी को शिप करने का गवादर, वो पाइपलाइन ले की उन्होंने गवादर तक। They will ship the slurry from the seaport of Gwadar। ये उनका प्लान तो ये था ना प्लान। और उसमें वैल्यू एडिशन फ्रॉम देयर स्टैंड पॉइंट, वैल्यू एडिशन सबसे ज्यादा उस स्टेप में है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जितने भी पाकिस्तान की मिनरल साइड पे कोई मेजर किस्म की एक्टिविटी हुई है या होने का चांस है, उसमें हमारी प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं है। जी, अभी तक तो नहीं है, मगर इंशाल्लाह थर में अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि थर की डेवलपमेंट में उसमें तो एंग्रो वालों ने किया है ना, एक एंग्रो की कोशिश थी जो Is it going anywhere? नहीं जी, वो असल में उनसे गलती ये हुई कि वो ज्यादा एम्बिशियस थी। वो टेस्ट माइन, जिसे मैंने पहले अर्ज किया कि टेस्ट ये पायलट माइन स्किप करके वो प्रोडक्शन माइन पे जाना चाह रहे थे, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। तो अभी थर का टेस्ट माइनिंग नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं हुई। 1 टन कोयला किसी के पास नहीं है थर का। ये कैसे हो सकता? नहीं हुई। ऑल वी हैव इज बोरहोल डेटा। थर्ड में 1 टन कोयला किसी ने आज तक नहीं निकाला, और 180 बिलियन टन वहां डिपॉजिट। बट गैस तो हम निकाल रहे हैं समर में। नहीं जी, वो भी नहीं, वो फ्लेम जला दी है। वो अनकन्फर्म्ड, दोज आर ऑल अनकन्फर्म्ड। पायलट टेस्ट वो उन्होंने क्लेम किया है, वो भी अनकन्फर्म्ड है। क्या मतलब? वो अनकन्फर्म्ड इसलिए है कि पहली तो चीज ये है कि जो थर का डिपॉजिट है ये सूटेबल नहीं है फॉर यूसीजी। अच्छा, यूसीजी जो होता है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, वो अनमाइनेबल वेरी डीप डिपॉजिट्स जो लीक प्रूफ हो, उनके लिए होता है। जो थर का डिपॉजिट है, एक तो ये शैलो है, 150 मीटर है, फिर ये है कि पानी बहुत है, इट्स इज नॉट सूटेबल फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। सबसे पहले किसी भी डिपॉजिट की माइनेबिलिटी चेक की जाती है, वो थर की भी चेक नहीं हुई। और मैंने जो डॉक्टर समर मुबारकमंद ने की है चीज़, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दी है कि वो गैस जल रही है। वो जी किसी ने अभी कंफर्म, टीवी पे हमने खुद देखा है। टीवी पे आपने देखा, मगर जो प्लानिंग कमीशन की कमेटी गई थी, मेंबर एनर्जी जो गए थे, उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी देयर वाज नथिंग देयर। How can that be when we saw it on TV? I don't know what you saw on the television,
I don't saw a rig with gas on top. Sir, if you burn coal, something will come out. But the issue is that gas was coming out of underground coal gasification, and actually Thar coal was ignited through that process. If you bury coal and you ignite it, something will come out. Are you saying कि deception हो सकती है? I don't know, and it has to be proven. मैं ये कह रहा हूँ. So who will now do that? देखिए जी, पायलट लेवल तक उन्होंने काम कर लिया. अब एक्सपर्ट्स मौजूद हैं. अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन की एसोसिएशन है लंदन बेस्ड, विच इज इंटरनेशनल बॉडी. मैं अभी मई में उनका कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करके खुद आई वाज देयर विद देम. दे आर द एक्सपर्ट्स. सो हु इज ड्राइविंग द प्रोसेस फॉर थर कोल? ये जी इस वक्त 2-3 पार्टीज हैं. एक तो 3 मेन इनिशिएटिव्स थे इसमें. एक इनिशिएटिव था अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, कुछ समर साहब ने. ये किसने ऑथराइज किया था? ये प्लानिंग कमीशन ने ऑथराइज किया था. सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑथराइज किया. नंबर 1 विद द अप्रूवल ऑफ द सिंध गवर्नमेंट, आई प्रिज्यूम. जी हाँ, विद द अप्रूवल. दूसरा जो इनिशिएटिव था जो हमने प्रपोज किया था वो था टेस्ट माइन का. वो भी प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव कर दिया था. और तीसरा इनिशिएटिव था एंग्रो का, जो प्रोडक्शन माइन के लिए जाना चाहते थे, स्किपिंग दी. बट व्हाट वाज द रोल ऑफ द सिंध गवर्नमेंट इन ऑल दिस? दे ओनली लीज लैंड नाउ. अब जो थर कोल एनर्जी बोर्ड बन का जो है थर कोल के ऊपर सारा पैराफिनेलिया जी, उसमें कोई रिसर्च नहीं है, कोई रिसर्च एज सच नहीं है. वो क्या करते हैं, एक तो उन्होंने जो ये माइनिंग कंपनी बनाई थी विद एंग्रो, वो दैट वाज अ जॉइंट वेंचर टू माइन द कोल. एक उनका सिंध गवर्नमेंट का वो रोल था. प्लस अब वो फ्रेमवर्क डेवलप हो गया है कि एनी क्रेडिबल पार्टी कैन गो एंड लीज अ ब्लॉक एंड देन डेवलप इट एंड एक्सप्लॉइट द कोल. कितने ब्लॉक्स हैं वहां पे? अभी तक 12 ब्लॉक्स डेवलप हो चुके हैं. अच्छा, ब्लॉक्स तो बहुत हैं. मगर क्योंकि वो तो कोई 1000 स्क्वायर किलोमीटर. तो इतना ये हैज़र्ड क्यों है ये सिस्टम? आई मीन के वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है. कभी ब्लॉक्स पे चले जाते हैं, कभी एंग्रो को पकड़ा दिया, कभी चाइनीज को दे दो, कभी उसको दे दो. क्योंकि होमवर्क कंप्लीट नहीं है. जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर हम टेस्ट माइन, ये किसका रिस्पांसिबिलिटी है टू कंप्लीट द होमवर्क? दिस वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड थर कोल एनर्जी बोर्ड. ये उनका रिस्पांसिबिलिटी. थर कोल एनर्जी बोर्ड इज व्हाट? दैट इज द बॉडी व्हिच हैज बीन क्रिएटेड as a joint venture entity, one window operation, which by whom? By the government of Sindh and the federal government. तो रिजल्ट्स तो इसके ये कब से मिला हुआ थर कोल? ये नहीं मिला हुआ, तो ये 92 से है और इवन अर्लियर. मगर ये है कि मगर थर कोल एनर्जी बोर्ड अभी बना है कोई 2-3 साल पहले वो बना है. तो अब हमने जो कोशिश की है, जितना प्राइवेट सेक्टर में अर्ज कर रहा था कि जो इस वक्त फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, दे आर रनिंग आउट ऑफ गैस, ज्यादातर बंद है. तो फर्टिलाइजर कंपनीज आर वेरी कीन ऑन माइनिंग एंड गैसिफाइंग कोल अबव द ग्राउंड, नॉट अंडरग्राउंड, जो रेगुलर सारी दुनिया में हो रहा है. कि आप माइन करें, कोल को निकालें और उससे अबव ग्राउंड गैस बनाएं, और उस गैस को आप यूज करें एज फर्टिलाइजर. So is that the best way, or is power the best way, or? Well, I think the gas is the best way because आपको अब 21वीं सदी में कोयला जला के बिजली बनाने की आपको फंडिंग नहीं करेगा कोई आफ्टर द क्योटो प्रोटोकॉल. So is this gas going to be cheap? Cheaper than petroleum, yes, half the price. But will it be cheaper than producing power and then running the industry and all that? हाँ जी बिल्कुल, वो तो सब वायबल है बिल्कुल. कितना इसका पड़ेगा? मसलन अगर आप हाइडल को लेते हैं और हाइडल पे वो कहते हैं 1 रुपये यूनिट पड़ता है, तो ये करने से आपको क्या पड़ेगा? हाइडल पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बहुत है ना जी. हाँ, बट अल्टीमेटली वो इट गेट्स इट्स चीप, सो रिन्यूएबल है ना. हाँ, रिन्यूएबल. हाइडल का कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बहुत हैं. हाइडल से तो कम्पीट नहीं कर सकता. बट इफ द बैरल ऑफ ऑयल रिमेन्स अबव $50, तो ये ठीक, देन दिस रिमेन्स वायबल. ये सारी हमने इस पे वर्किंग की हुई है. And which is going to remain above $50 a barrel. I don't think it will come below that. तो ये बताएं कि why did Engro fail? You said they were too ambitious, but they are a big company. They will, I mean. देखिए जी, बगैर bankable feasibility के, बगैर टेस्ट माइन के आपको $4 बिलियन कोई नहीं देगा. तो bankable feasibility Engro को बना लेनी चाहिए थी. वो that was the pre-feasibility which they claimed was bankable feasibility. उसके लिए टेस्ट माइन जरूरी थी. Test mine was the first thing that should have happened at Thar. And so what will happen to Engro now? They'll abandon it? I think the Thar Coal Energy Board जो है, अब वो ये इस तरफ टेस्ट माइन की तरफ जा रहे हैं. वो भी now there is realization in Pakistan कि हमसे गलती हुई और हमें टेस्ट माइन बनानी चाहिए थी, बिकॉज अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का एक ऐसा यूफोरिया क्रिएट किया गया था
कि जी 3 महीने में गैस निकल आएगी, जिस तरह आप करें मैंने टेलीविजन पे भी देख लिया है। इतना बड़ा यूफोरिया क्रिएट किया गया था कि हम डी ट्रैक हो गए। तो अब आई थिंक वी हैव लर्नड अ लेसन। 3 साल हमने ज़ाया कर दिए, 2-2.5 बिलियन रुपए ज़ाया करने के बाद आई थिंक लेसन्स हैव बीन लर्नड। और अगर अभी भी हम इसको एज अ पायलट प्लांट यहाँ छोड़ दें और जो सारी दुनिया जिस तरह करती है उस तरह प्रोसीड करें, तो हम 2-3 साल में अपना कोयला एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो फैसल, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस होल प्रोसेस के इट सीम्स टू बी वेरी एड हॉक, कभी go to Angro, go to this, go to that. Is that the way to proceed in these mining projects? There has to be better frameworks. Yeah, I think with the Thar coal, there at least is a centralized body, so there's nothing necessarily wrong with the overall structure there. The question arises that if you want private investment, so do you then recognize it once they set something up? So you can't compare the Thar to set up to, for example, minerals in Balochistan. वहाँ पे तो थर में तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आपको ब्लॉक चाहिए आप जाके कर लें, जिस तरह फरीद साहब बता रहे हैं, एंड इट सीम्स टू बी प्रोसीडिंग इन द राइट डायरेक्शन नाउ, गिवन द फैक्ट कि जो पहले जो फोकस जो था ऑन अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन विच फरीद साहब इज एक्सप्लेनिंग इज नॉट वायबल, वो एटलीस्ट अब ख़त्म हो गया हुआ है। बलूचिस्तान में भी जो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ठीक है। द क्वेश्चन इज के एज अ क्वेश्चन आप अपनी क्रेडिबिलिटी किस तरह बचा सकते हैं? अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर तो ये है ना कि यू हैव द फेडरल गवर्नमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जी, देन यू हैव द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद ऑल दीज सरहद डेवलपमेंट अथॉरिटीज एंड बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटीज, ठीक, then you have foreign investors coming maybe through the board of investment and looking into it. You have got people like Fareed trying to do something in all of this, but where is the, I mean, why shouldn't there be a clear cut rules of the game जिसके तहत ये भी आए वो भी आए, सारे अपने अपने काम करें? और आई कांट गिव एन ओपिनियन ऑन थर, बट सर्टनली रेकोडेक में तो रूल्स बहुत क्लियर थे। अच्छा, जिस प्रोविजन के तहत उन्होंने डिनाई किया लाइसेंस, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि उनका कि जी ये नेशनल इंटरेस्ट के तहत नहीं दे रहे हम। अब वो नेशनल इंटरेस्ट की प्रोविजन रूल्स में इसलिए है कि जी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को कहते हैं कि जी आप ये एक्सप्लोर करें और किसी ऐसे इलाके में फॉर एग्जांपल उनको डिपॉजिट मिलता है जिसका नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, और आप कहते हैं जी यहाँ पे एक्सप्लोरेशन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आप बना तबाह कर देंगे, तो फिर तो बनती है कि आप कहें कि जी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं कर सकते। नेशनल इंटरेस्ट का ये तो मतलब नहीं था कि आप कहें कि जी आप नहीं बनाएंगे मैं खुद बनाऊंगा। वो अगर आप करेंगे तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में मिनरल्स में खास तौर पे आई थिंक उसमें बहुत मसला पड़ेगा। दिस हैज़ टू बी रिजॉल्व फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। व्हाई इज इट कि पाकिस्तान में जितने भी ये इस तरह के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, व्हाई डू वी हैव टू गो टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन? Why can't our courts decide everything? अब वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में पता नहीं लंदन गए आपके पास 2 आर्बिट्रेशन एक्चुअली चल रही, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट के तहत है विच इज आईसीसी आर्बिट्रेशन, उसके अलावा यू आर सिग्नेटरी टू द एक्सेट कन्वेंशन विच इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, वो वर्ल्ड बैंक के तहत होता है। ठीक, उसके तहत अगर वो इट्स अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी टाइप फ्रेमवर्क है, उसमें अगर किसी मुल्क की इन्वेस्टमेंट होती है आपके मुल्क में तो उसमें से डिस्प्यूट हो तो आप उसको बाहर ले जा सकते हैं। बाहर की आर्बिट्रेशन इसलिए लाजमी होती है ताकि उसमें न्यूट्रलिटी नजर आए, ताकि उसमें जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म जिससे लोग घबराते हैं जो कि हुआ है बलूचिस्तान में। अब बलूचिस्तान में इवन अगर रूल्स के मुताबिक कुछ करना है, वो आपका इतना शोर मच गया हुआ, इतना हवा मच गया हुआ कि कोई हुकूमत नहीं कह सकती कि जी हम बाहर की कंपनी को दे रहे हैं। तो वो चीज़ जो है वो सिर्फ एक न्यूट्रल बॉडी देख सकते हैं। जिस तरह क्रिकेट में आपके पास न्यूट्रल अंपायर्स क्यों आए, वो इसीलिए आए ताकि फिर बाद में ये वाकई न्यूट्रल होती हैं ये इंटरनेशनल बॉडीज? आई मीन कैन यू ट्रस्ट देम टू? लेकिन देयर आर वेज टू प्ले द गेम। जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब मखदूम अली खान साहब जब अटॉर्नी जनरल जो थे, पाकिस्तान डिडंट लूज अ केस इन द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो हमारे थे। अच्छा, हर केस में वो टीम बनाते थे, उनके टॉप नॉच उनके वकील होते थे और वो जाके लड़ते थे। ही यूज्ड टू पिक द बेस्ट लॉयर्स, और उसको कोई हैप-हैज़र्ड तरीके से नहीं करते थे। वो मसलन यान पॉल्सन ऑफ पेरिस, हु इज वन ऑफ द नंबर 1 आर्बिट्रेटर्स इन द वर्ल्ड, वो जाके लड़ा हमारे लिए। क्रिस ग्रीनवुड, नाउ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जॉनी वीडर, हु इज इन अ क्लास ऑफ 1। ठीक ठीक ठीक। वो इस तरह से है कि मसलन आपने टीम, so your team has to have that leadership to be able to you need to know how to play the game। आप ये नहीं कर सकते कि जी मैं नहीं खेलता, मैं अपना बल्ला लेके घर जा रहा हूँ। जब आप वो करेंगे जी ठीक है, आपके खिलाफ अवार्ड आ जाएगा, एक्सिट कन्वेंशन के आप मेंबर हैं, आपके एसेट्स कितना मैक्सिमम डैमेजेस कितने हो सकते हैं? You're looking at for Recordec probably about $25 billion. Oh, let's take a break on this and we'll come back. Let's take a short break.